जैसे ही कोई और ज्वाइन हो जाएगा उनको ज्वाइन हम करा लेंगे। बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी, इसके अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार के लेखन पक्ष को हमें नज़रअंदाज करके नहीं चलने का। हमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वाणिज्य व्यापार में लेखन करना चाहिए, और यह वाणिज्य व्यापार में जो लेखन होता है वह कितने प्रकार का है। इसके पूर्व जो पाठ्यक्रम की पीपीटी मैंने डाल दी थी, वीडियो भी डाला था, उसमें प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन, ये 4 प्रकार हमने आपको लेखन के बताए थे। उससे पहले हमें थोड़ा सा कार्यालयीन कार्यविधि को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है जब तक हम कार्यालयीन कार्यविधि नहीं समझेंगे तब तक हमें किसी प्रकार से इन चारों प्रकार के लेखन का अंदाजा नहीं हो जाएगा। देखिए, किसी भी कार्यालय में जो विभाग होते हैं उन विभागों में सबसे पहला विभाग होता है अधिष्ठान विभाग या प्रतिष्ठान विभाग, जो उसे मुख्य होता है, जिससे शुरुआत होती है किसी भी कार्यालय की। और उसमें एक ऐसा विभाग होता है जिस विभाग में विशेष रूप से जो पत्र आते हैं उनको ग्रहण किया जाता है, उन पर कार्य किया जाता है और उनका उत्तर भेजा जाता है, जिसको हम मराठी में आवक जावक विभाग कहते हैं। तो पहले हमें यानी वित्त वाणिज्य के जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में किस प्रकार से कार्यालयीन कार्यविधि होती है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात ये समझना पड़ेगा कि हमें कार्यालय होता क्या है, प्रशासन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को जो इसकी इस समय तो चल रहा है, आप सुन रहे हैं, बाद में जब इसकी YouTube लिंक बनाकर भेजी जाएगी उसको भी आपको बार बार देखना पड़ेगा। देखिए, कार्यालयीन कार्यविधि को समझना है तो पहले हमारे स्वतंत्र भारत के इस ढांचे को समझना पड़ेगा जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। यानी किसी भी राष्ट्र के वैसे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। एक होती है विधान, यानी जहाँ जहाँ कानून बनाए जाते हैं वह विधिमंडल, जिसको हम केंद्रीय स्तर पर संसद, लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं, और राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद कहते हैं। फिर दूसरी है कार्यपालिका, इसका कार्यपालन करने वाले अलग अलग मंत्रालय वगैरह, और तीसरा न्यायपालिका। लेकिन हमें इसमें केवल कार्यपालिका की कार्यविधि समझनी है। देखिए, प्रशासन व्यवस्था एवं कार्यालय संगठन यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। चाहे वह वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे सरकारी क्षेत्र से संबंधित हो, या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यालयीन कार्यविधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इस कार्यालयीन कार्यविधि को अगर आपको समझना है तो पहले इस स्वतंत्र भारत के कार्यपालिका के ढांचे को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं इसे अत्यंत विश्लेषित करके आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा। प्रशासन व्यवस्था एवं कार्यालय संगठन सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है। संविधान के अनुसार भारतीय शासन प्रणाली का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में विभाजन किया गया है। कार्य के सफल एवं सुगम संचालन को दृष्टि में रखकर केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारों एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है, जो हमने हमारी जो संविधान नाम की सीरियल थी उसके अंतर्गत देखा हुआ है। ऐसे समस्त कार्य जो अखिल भारतीय स्तर पर संचालित होते हैं होने चाहिए
केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और अन्य कार्य जो स्थानीय रूप से सफलतापूर्वक संपादित किए जा सकते हैं हो सकते हैं राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। इस रूप में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यातायात और संचार, मुद्रा प्रचलन यानी नोट, बैंकिंग, आयात निर्यात और उच्च स्तरीय न्यायाधिकरण के मामले आदि सारी बातें केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और पुलिस, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन आदि कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि इन सब पर भी केंद्रीय सरकार का एक अघोषित नियंत्रण होता है, अदृश्य नियंत्रण होता है और उसके भी निर्देश लागू होते हैं। तथापि कुछ ऐसे कार्य हैं जो आर्थिक और सामाजिक अभ्युत्थान की योजनाएं, श्रम, हित और मूल्य निर्धारण के सामने मामले, मतलब यहाँ मूल्य निर्धारण, ये सब कुछ वाणिज्य के अंतर्गत आता है, जिनसे केंद्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही समान रूप से, यानी जो समवायी सूची है, समवर्ती केंद्रीय सूची है, उसकी बात वो कार्रवाइयां कर सकती हैं। अब हमें केंद्रीय शासन इस विषय पर ज्यादा समझना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि केंद्र शासन का और वित्त वाणिज्य का संबंध क्या है। ध्यान रहे, जिस प्रकार से राज्य सरकार में अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री होते हैं, उसी प्रकार से केंद्र सरकार में भी वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री होते हैं, आर्थिक नियोजन मंत्री होते हैं, वगैरह वगैरह। तो केंद्रीय शासन को पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। औपचारिक रीति से केंद्रीय शासन का समस्त कार्यालयी अधिकार राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति संसदीय प्रजातंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष है। संविधान के अनुसार प्राप्त कार्यकारिणी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। मतलब इसका संसदीय लोकशाही का प्रमुख राष्ट्रपति है, परंतु वह अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री या जिसे मराठी में पंतप्रधान कहते हैं, मंत्रिपरिषद जिसको कैबिनेट कहते हैं, और मंत्रिमंडल, राज्य और कैबिनेट मंत्रालय के सभी के सहयोग से राष्ट्रपति ये कार्य करवाता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय कार्य के सुगम संचालन के लिए प्रधानमंत्री सरकारी कार्यों का विभाजन करके उनके अनुसार विभागीय मंत्रियों की नियुक्ति कराते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्रिमंडल स्तर यानी मंत्री परिषद स्तर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों प्रकार के मंत्री उसके अंतर्गत होते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री सरकारी नीति निर्धारण का कार्य आपस में सहमति से करते हैं। राज्य मंत्री अपने विभागीय मंत्री मुख्य सलाहकार और सहायक होते हैं उसमें, और अपने अपने विभागों के मामलों पर होने वाली मंत्री परिषदों की बैठकों में साधिकार भाग लेकर के नीति निर्धारण और कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उपमंत्री अपने विभाग के मंत्री के ऐसे सलाहकार और सहायक होते हैं जो विभागीय मामलों में अपने पूर्व निश्चित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब ध्यान रखिए, राष्ट्रपति प्रमुख है संसदीय लोकशाही का, और वह प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल में भी मंत्री परिषद, कैबिनेट अलग है, और अन्य इसमें राज्य मंत्री, मिनिस्टर फॉर स्टेट्स, और उपमंत्री, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, और इनके माध्यम से सारे कार्य करवाता है। मतलब ये कार्यपालिका है। अब देखिए कि मंत्रियों के कार्यालयों का संगठन भी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ, यानी जिस प्रकार से हम सरकारी तंत्र को समझते हैं। ध्यान रहे कि विधि का निर्माण करने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये विधि है, विधि का स्तंभ है, परंतु इन विधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका या कार्यकारी मंडल होता है, और उस कार्यकारी मंडल का प्रमुख राष्ट्रपति है। वह प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्रियों के सलाह से इस कार्य को अंजाम देता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मंत्रियों के कार्यालयों का संगठन कैसे होता है।
संविधान के अनुच्छेद 27 उपधारा 3 के अंतर्गत, फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद 27 धारा 3 के अनुसार भारत सरकार कार्य विभाजन नियमावली तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियमावली के अनुसार मंत्रियों के कार्यों के विभाजन तथा कार्यों का संचालन होता है। यद्यपि विभागों में बांटे गए कार्यों का निपटारा कार्यभारी, मतलब जिसको कार्यभार दिया है, उस मंत्री द्वारा और उसके निर्देशक द्वारा होता है, ये किया जा सकता है। तथापि प्रत्येक विभाग के प्राधिकार अलग अलग हैं, उत्तरदायित्व अलग अलग है, और दायित्व उस स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कार्य संचालन नियमावली में निश्चित व्याख्या इस प्रकार विशेष रूप से सहायक होती है। मतलब भले ही राष्ट्रपति मंत्रियों के माध्यम से काम करवाता हो, लेकिन प्रत्येक कार्यालय की अपनी नियमावली के अनुसार वो काम करते हैं। मतलब राष्ट्रपति अपने नियमों में आबद्ध है, प्रधानमंत्री अपने नियमों का छेद करके आगे नहीं जाता, कैबिनेट मंत्री वैसा नहीं कर सकता जो उसके कार्य प्रणाली को छेद दे सके, उसी प्रकार से राज्य मंत्री, उसी प्रकार से उपमंत्री, उसी प्रकार से उनके कार्यालय, और एक निश्चित व्याख्या के रूप में ये सारा कार्य संचालन होता रहता है और विशेष रूप से एक दूसरे के सहायक होते हैं। इन्हीं नियमावली के अनुसार सौंपे गए विभाग का उत्तरदायित्व संभालते हुए मंत्री संबंधित विभाग के कार्य क्षेत्र में सरकारी नीतियों का निर्धारण तथा समीक्षा करते हैं और उनके अनुपालन के लिए, अनुपालन मतलब क्रियान्वयन, अनुपालन के लिए कार्यवाही करते हैं। कार्य के सुगम संचालन के लिए विभाग बहुधा कक्षों, प्रभागों, शाखाओं, अनुभागों में बंटा होता है। मतलब देखिए कि एक मंत्री का कार्यालय, एक कैबिनेट मिनिस्टर का कार्यालय केवल एक कार्यालय नहीं होता, उसके अनेक विभाग होते हैं, अनेक कक्ष होते हैं, अनेक प्रभाग होते हैं, अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक अनुभाग होते हैं, और प्रत्येक अनुभाग का अपना अपना अलग से कार्यालय होता है। और कार्य सीमा के विस्तार के साथ ही संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों का भी संगठन किया जाता है। मतलब समझिए टॉप मोस्ट, यहाँ सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री भी किसके अंतर्गत है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अंतर्गत है। तो यहाँ हम अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कैबिनेट मंत्री की बात करें तो उसके अंतर्गत एक या एक से ज्यादा राज्य मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री के अंतर्गत एक या एक से ज्यादा उपमंत्री होते हैं, और यह कार्यालय की दृष्टि से, कार्य के सुचारू क्रियाकलाप की दृष्टि से अलग अलग शाखाएं, अलग अलग उपशाखाएं, अलग अलग विभाग, अलग अलग उपविभाग, अलग अलग कक्ष, अलग अलग उपकक्ष करके उनके कार्यालय बनाते हैं, और एक दूसरे के ये अधीनस्थ हैं। और एक दूसरे के अधीनस्थ मतलब एक छोटा कार्यालय, उसके ऊपर बड़ा कार्यालय, उसके ऊपर बड़ा कार्यालय, उसके ऊपर बड़ा कार्यालय, इस प्रकार से एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। और छोटा कार्यालय जो काम करता है उसकी रिपोर्ट बड़े कार्यालय को देता है, बड़ा कार्यालय अपने से ऊपर बड़े कार्यालय को देता है, ये चलते 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 मंत्री तक पहुंच जाता है। तो ये इस प्रकार से कार्यपालिका का क्रियान्वयन होता है। अब आगे चलते हैं कि विभागों और सचिवालयों का संगठन। ये जो अलग अलग विभाग होते हैं एक ही मंत्रालय के अंतर्गत, और उसके अलग अलग सचिव होते हैं। सचिव में भी 3 प्रकार के होते हैं, अपर सचिव, अवर सचिव, सचिव, उप सचिव वगैरह वगैरह। ये जो कार्य करने वाले मुख्य व्यक्ति होते हैं, उनके भी सचिवालयों का संगठन किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। विभागीय मंत्रालय का कार्य संचालन मंत्रियों के आदेश पर तो होता है, किंतु वास्तविक रूप से प्रशासनिक कार्य का संचालन का उत्तरदायित्व उस विभाग के सचिव पर होता है। मंत्री केवल घोषणा कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम करता व्यक्ति है उसको कहा जाता है सचिव, जो अपने विभाग के केंद्रीय कार्यालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिए, जो समझिए एक मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, इस वाणिज्य मंत्रालय का मुख्य अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई होता है तो उस मंत्रालय का सचिव, और जिसके नीचे मतलब उसके हाथ के नीचे आवश्यकता के अनुसार संयुक्त सचिव, उप सचिव, निदेशक, अवर सचिव, अपर सचिव,
शाखा, अनुभाग आदि के कार्यालय का अधिकारी कार्य करते हैं, जो उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार कार्य निष्पादन करते हैं। ध्यान रहे, किसी मंत्री के द्वारा, किसी उपमंत्री के द्वारा, किसी राज्य मंत्री के द्वारा, किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह स्वयं मंत्री नहीं करते, ये सचिव लोग करते हैं, और ये सचिव लोग भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से ये करवाते हैं। इस प्रकार से देखिए, यह सीढ़ी जैसा रचना है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी, दूसरी की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सबसे निम्न कौन सी है और सबसे ऊपर कौन सी है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए कि विभागों और सचिवालयों का जो संगठन है, उस संगठन से संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों का भी संगठन होता है। सचिव मतलब केवल सचिव अकेला ही काम करता है, ऐसा नहीं है। उसके अंतर्गत भी खास करके केंद्रीय सरकार के विभागों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, संपूर्ण भारत चहुं दिशाओं से आबद्ध होता है, जो एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए उसके अंतर्गत कुछ संबद्ध और अधीनस्थ कर्मचारियों का गठन किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय अपने मंत्रालय या सचिवालय की प्रशासनिक नीति को, नीति के कार्यान्वयन या क्रियान्वयन के लिए होते हैं, जबकि संबद्ध कार्यालय कार्यान्वयन संबंधी निर्देश भी जारी करते हैं। ये कार्य इस प्रकार करना चाहिए, इसने करना चाहिए, ऐसे प्रकार के निर्देश ये सचिवालय, ये कार्यालय जारी करते हैं। संबद्ध कार्यालय तकनीकी जानकारी का संग्रह केंद्र होता है, मतलब तांत्रिक बाबी जिसमें आ जाती हैं कि ये किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार नहीं होना चाहिए, इसमें इन उपादान, ये प्रावधान आ सकते हैं, ये उपादान आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसकी जानकारी का एक केंद्र होता है यह, और विचाराधीन प्रश्नों के तकनीकी पहलुओं पर विचार करता है, और सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है, उसी कार्यालय पर होती है। कहीं कहीं एक ही कार्यालय को संबद्ध और अधीनस्थ दोनों कार्यालयों का दायित्व, उत्तरदायित्व दिया जाता है। एक ही कार्यालय दो कार्यालयों का काम करता है, बहुत बार ऐसा होता है। देखिए, अब बार बार हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं निकलती, तो होता क्या है कि कभी कभी पैसों की कमी के कारण सरकारी एक ही व्यक्ति को दो कार्य दिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक ही कार्यालय को भी दो कार्य दिए जा सकते हैं, दो कार्यालयों का काम दिया जा सकता है। जैसे आमतौर पर एक ही तहसीलदार दो तहसीलों का काम कर सकता है, एक कलेक्टर दो जिलों के कलेक्टर का काम कर सकता है, एक पटवारी या जिसे हम तलाटी कहते हैं वो दो गांव का काम कर सकता है, एक कुलपति या कुलगुरु दो विश्वविद्यालयों का काम देख सकता है। ये सब पर उस समय की कठिनाई पर या उस समय की परिस्थिति पर अवलंबित रहता है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय, स्वायत्त शासी कार्यालय, उपक्रम कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालय भी अनेक जैसी संस्थाएं होती हैं जो सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। सरकार जो नीति बनाते हैं, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए केवल कार्यालय नहीं अपितु अतिरिक्त कार्यालय भी बनाए जा सकते हैं। जैसे संवैधानिक कार्यालय है, स्वायत्त शासी कार्यालय है, उपक्रम कार्यालय है, अर्ध सरकारी कार्यालय है, अर्ध सरकारी डेमी ऑफिशियल ऑफिस, ये भी दिखाई जा सकता है। इन संस्थाओं या कार्यालयों का ढांचा, जो प्रशासनिक ढांचा, स्वतंत्र होता है। मतलब इसमें से इन कार्यालयों में अपना स्वायत्त काम चलता है, अपना स्वतंत्र कार्य चलता है, कोई अन्य मंत्रालय इस पर कब्जा नहीं कर सकता, इस प्रकार से। मतलब ये कार्यालय या संस्थाएं मंत्रालय के अधीन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, किंतु मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी अवश्य होती है। इन कार्यालयों के उच्चाधिकारी प्रायः महानिदेशक, महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक, निदेशक या आयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग काम के बंटवारे के अनुसार पदों के नाम सामने आते हैं। तो देखिए कि सचिवालय हो या कार्यालय हो,
इन कार्यालयों के अंतर्गत, इन सचिवालयों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार जिन नीतियों का निर्धारण करता है उन नीतियों के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन करना इन कार्यालयों का काम होता है, इन कर्मचारियों का काम होता है। ये रहा केंद्रीय स्तर पर। अब हम चलते हैं राज्य स्तर पर। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। देखिए कि राज्य स्तर पर जो विधानसभाएं या विधान परिषदें होती हैं, जो केंद्र स्तर की संसदीय प्रणाली के अनुसार चलती हैं, कुछ राज्यों को विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों को विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है। तो विधानसभा विधान परिषद के अलावा हम और ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि राज्य शासन किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से अभी हमने संक्षेप में ये देखने का प्रयास किया था कि केंद्र सरकार किस प्रकार से कार्य करता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार भी किस प्रकार कार्य करता है वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार भारतीय संघ का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और ध्यान रखिए, जहां भी कुछ गड़बड़ी किसी राज्य में हो जाती है, कुछ असंवैधानिक बातें होती है, अति हिंसाचार होता है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन अर्थात मुख्यमंत्री की जगह किसका, राज्यपाल का शासन लग जाता है। कुछ छात्र जुड़ करके फ्रिज छोड़ रहे हैं, उनका नुकसान होना तय है। कृपया करके जो जुड़ रहे हैं वो छोड़िए मत। तो जैसे जिस प्रकार से भारतीय संघ संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष, अश्विनी बीच बीच में छोड़िए मत, कृपया करके जो सामने फोन का चिन्ह है उसे टच मत कीजिए, उसे टच करते आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब जिस प्रकार से भारतीय संघ राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्यों का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। जो राज्य स्तर विधानसभा और विधान परिषद द्वारा बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री के परामर्श से, मुख्यमंत्री के अंतर्गत के कैबिनेट मंत्रियों की सलाह से, राज्य मंत्रियों की सलाह से, उपमंत्रियों की सलाह से कार्य करता है और राज्य के विभागीय कार्यों का विनियोजन करता है, उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। केंद्र सरकार की भांति ही राज्य सरकार के भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य सरकारों के कार्य संचालन के लिए भी, ध्यान रखिए, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए भी राज्य सरकार के केंद्रीय सचिवालय होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है या उस मंत्रिमंडल उस मंत्रालय का सचिव होता है। उसके अंतर्गत विभागीय मंत्रालयों से संलग्न सचिवालयों तथा शाखा कार्यालयों के सचिव, उपसचिव, अवर सचिव, अपर सचिव इत्यादि होते हैं। इन कार्यालयों में भी संलग्न अधीनस्थ क्षेत्रीय, प्रादेशिक, जिला स्तरीय कार्यालय होते हैं। अलग अलग कार्यालय के अधिकारी अपने विभाग के सहायकों या क्लर्कों की सहायता से, यहाँ एक शब्द आता है क्लर्क, जिसे हम लिपिक या लिपिकार कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बाबू होता है। इसी के आधार पर सब कुछ चलता है। वही लिखता है, वही टाइप करता है, वही प्रिंट आउट निकालता है, वही प्रश्नों के उत्तर देता है, वही पत्रों के उत्तर देता है, वही सरकारी पत्र लिखता है, वही अर्ध सरकारी पत्र लिखता है। इसलिए क्लर्क को कभी कम मत समझना। तो इन सहायकों या क्लर्कों, सहायक भी शब्द इसके लिए आता है, लिपिकार भी शब्द आता है, लिपिक भी शब्द आता है, या क्लर्क भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनकी सहायता से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य संपादन करते हैं। मतलब देखिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसके कार्यालयों में कितने कठिन कठिन कार्य होते हैं और कितने विशिष्ट कार्य होते हैं, जिसके आधार पर हमारी ये पूरा देश चलता है। संक्षेप में कहा जाए तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार और राज्य सरकार का प्रशासकीय कार्य अन्य कार्यालयों के द्वारा होता है। सामान्यतः विभाग के कार्यों की रचना इस प्रकार होती है। समझिए एक विभागीय कार्यालय, इसके अंतर्गत विभागीय कार्यालय का कार्य क्या है? पहला है नीति निर्धारण। नीति निर्धारण कौन करता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और
उपमंत्री करते हैं। लेकिन जो प्रशासकीय व्यवस्था है इस प्रशासकीय व्यवस्था में पहला व्यक्ति आता है सचिव। सचिव के अंतर्गत स्कंध स्तर पर अपर सचिव या संयुक्त सचिव, प्रभाग स्तर पर उप सचिव या निदेशक, शाखा स्तर पर अवर सचिव या शाखाधिकारी और अनुभाग स्तर पर अनुभागाधिकारी। मतलब देखिए, प्रशासकीय संरचना जो है हमारे इस भारतवर्ष की, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये संरचना हम नहीं समझेंगे, हम कार्यालयीन कार्यविधि बिल्कुल नहीं समझेंगे। इसलिए कार्यालयीन कार्यविधि समझने से पहले ध्यान रखिए, विभागीय कार्यालय के विभागीय कार्य जो होता है वो दो विभागों के अंतर्गत होता है। पहला होता है नीति निर्धारण और दूसरी होती है प्रशासकीय व्यवस्था। नीति निर्धारण करने वाले कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उपमंत्री होते हैं, लेकिन प्रशासकीय व्यवस्था जो रखने वाले व्यक्ति हैं वो सचिव होता है। और सचिव के अंतर्गत स्कंध स्तर पर अपर सचिव या संयुक्त सचिव होता है, प्रभाग स्तर पर उप सचिव या निदेशक होता है, शाखा स्तर पर अवर सचिव या शाखाधिकारी होता है और अनुभाग स्तर पर अनुभागाधिकारी होता है। और ये अनुभाग के अंतर्गत भी जो लोग होते हैं, जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, वे इस प्रकार होते हैं। सहायक या लिपिक, उसमें भी प्रवर श्रेणी लिपिक होता है, अवर श्रेणी लिपिक होता है, सामान्य लिपिक होता है, डायरी कार्य दैनंदिन व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है दैनंदिन, और टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट की यानी टाइपराइटिंग मशीन चले जाने से टाइपिस्ट ये पद तो चला गया है, लेकिन उसकी जगह हम संगणक परिचालक की बात करते हैं, जो संगणक पर अपने अपने कार्य कर लेता है। तो इस प्रकार से एक कार्यालय में कम से कम एक सहायक, एक प्रवर श्रेणी का लिपिक यानी वरिष्ठ लिपिक, एक अवर श्रेणी का लिपिक अर्थात कनिष्ठ लिपिक, एक सामान्य लिपिक, एक डायरी कार दैनंदिन लिखने वाला आज दिन भर क्या हुआ है, और टाइपिस्ट जिसकी जगह आज हम कहते हैं कि संगणक परिचालक। मतलब एक कार्यालय के गठन में देखिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कितने बड़े लोग यानी, और ये लोग कोई सामान्य स्तर के लोग नहीं होते। इनमें से सचिव, अवर सचिव, अपर सचिव ये IAS ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में से चयन हुए आदमी होते हैं। कितने बुद्धिमान होते हैं, कितने मतलब प्रशासकीय दृष्टि से कितने यानी महत्वपूर्ण कार्य इन लोगों को करने पड़ते हैं, विचार करो। ये है हमारा ढांचा हमारे कार्यालयीन व्यवस्था का। अब शायद हमारे 10 मिनट रहे हैं केवल। अब इन 10 मिनटों में अब तक हमने क्या देखा कि पहले हमने ये देखा कि कार्यपालिका क्या होती है, चाहे वो कार्यपालिका केंद्र स्तर की हो चाहे वो राज्य स्तर की हो। केंद्र स्तर का कार्यालय प्रमुख या यूं कहेंगे संसदीय प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद अर्थात कैबिनेट मंत्रालय, राज्य मंत्री, उपमंत्री, सचिव, अवर सचिव इत्यादि के माध्यम से कार्य करवाता है। और वही राज्य स्तर पर भी होता है। राज्य स्तर का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल चुने हुए मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करने के उपरांत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्रियों के माध्यम से ये कार्य क्रियान्वयन करता है एक नीति निर्धारण के क्षेत्र में। और अगर देखा जाए प्रशासकीय स्तर पर, तो प्रशासकीय स्तर पर सचिव, अवर सचिव, अपर सचिव से लेकर के क्लर्क तक ये बहुत बड़ी एक कार्यान्वयन की बहुत बड़ी प्रणाली है। इस प्रणाली को हमने आज समझा है। आगे आने वाले एक 5-6 मिनट में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कार्यालयीन कार्य कैसे होते हैं। अब आप पूछेंगे कि कार्यालय से वित्त वाणिज्य का क्या संबंध है। मैंने पहले भी कहा है कि केंद्रीय स्तर पर भी वाणिज्य मंत्रालय होता है, अर्थ मंत्रालय होता है, नियोजन मंत्रालय होता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी वाणिज्य मंत्रालय होता है, अर्थ या वित्त मंत्रालय होता है, नियोजन मंत्रालय होता है, और उसके अंतर्गत ही सरकार जो नीतियां निर्धारित करती है, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो, इन सभी का क्रियान्वयन इन्हीं मंत्रालयों और सचिवालयों के माध्यम से होता है। और सचिवालय का छोटा रूप कार्यालय होता है, और इस कार्यालय की कार्यविधि को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए कि बचे कुछ 2-4 मिनटों में हम केवल 1-2 परिच्छेदों की ओर ध्यान देंगे। कल की तासिका में हम इसे और बढ़ाएंगे। वैसे तो 2 घंटे लगातार लेने चाहिए, लेकिन 2 घंटे लगातार बोलना और आप लोगों को भी सुनना ये कठिन हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो मैं और बढ़ा सकता हूँ,
12 बजे तक ले सकता हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं। लेकिन आप एक तो 2 ही छात्र हैं और 2 ही छात्रों को फिर ज़्यादा संत्रस्त करना ठीक नहीं लगता। इसलिए हम 5-6 मिनट में आज की तासिका का समापन करेंगे और कल और इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कार्यालयीय कार्य और पत्राचार विधि बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। कार्यालय में सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? किसी अन्य कार्यालय से आए हुए पत्रों का इकट्ठा करना, उस विभाग की ओर उसको आवंटित करना, उसके उत्तर प्राप्त करना और उसे उत्तर देना, मतलब पत्राचार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय, चाहे वो केंद्रीय स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में उससे उसके कार्य से संबद्ध अनेक प्रकार के पत्रादि आते जाते हैं। पत्र उस कार्यालय के कार्य संचालन के सबसे समर्थ माध्यम होते हैं। इसीलिए उनकी प्राप्ति और निष्पादन में, निष्पादन मतलब निपटारा, उसे पूर्ण कर करके उसका उत्तर देना में कार्यालय को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। उनको प्राप्त कर यथास्थान उन्हें दर्ज करना पड़ता है। उन्हें खोल करके या बिना खोले तत्संबंधी अधिकारियों के पास भेजना पड़ता है। उनके आदेश के अनुसार उन पत्रों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। उन कुछ पत्रों से संबंधित कार्य के निपटारे के लिए टिप्पण प्रस्तुत करना पड़ता है। कभी कभी प्रारूपण करना पड़ता है, कभी कभी संक्षेपण करना पड़ता है और कभी कभी प्रतिवेदन लिखना पड़ता है, जो हमारे पाठ्यक्रम की आत्मा है। कार्यालयीन कामों में 4 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला कार्य है प्रारूपण लेखन, दूसरा टिप्पणी लेखन, तीसरा संक्षेपण और चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वह है प्रतिवेदन लेखन। तो इस प्रकार से ये 4 कार्य किस प्रकार कार्यालयों में निष्पादित किए जाते हैं, उनको लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कुछ पत्रों से संबंधित कार्य के निपटान के लिए टिप्पणी लिखना पड़ता है और अंत में आदेश के अनुसार प्रारूपण या मसौदा लिखना पड़ता है। और वह लिखा हुआ प्रारूप या मसौदा अनुमोदित करके, मतलब अपने कार्यालयीन अध्यक्ष के से अनुमोदित करा करके सरकारी पत्र प्रेषित करना पड़ता है। सभी कार्यालयीय कार्यविधि के अंग हैं। इस कार्यविधि का संक्षिप्त परिचय हम कर लेंगे। ये कार्यविधि कैसे होती है, इनमें देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनका उल्लेख मात्र मैं करना चाहूंगा यहाँ। पत्रों की प्राप्ति तथा विवरण, वितरण की व्याख्या करना, बीजक लिखना, अवलोकनार्थ डाक भेजना, पत्रों का दैनिकीकरण करना, प्राप्तियों का वितरण करना, पत्रों पर कार्रवाई करना, टिप्पणी लिखना, प्रारूपण और पत्राचार, मिसिल सूचक या अभिलेख और अंत में जाकर के प्रतिवेदन और संक्षेपण। कभी कभी लंबे पत्र होते हैं तो उनका संक्षेपण करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यालयीन पत्राचार या कार्यालयीन कार्यविधि का जो कार्य होता है बहुत कठिन कार्य है और इस कठिन कार्य को किस प्रकार से हम देखें, इस पर चर्चा हम विशेष रीति से कर सकते हैं। आशा है कि मैंने अब तक जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हो आपकी समझ में आ गया हो। अगर नहीं आ गया हो तो इसी वीडियो को, जो इसकी YouTube लिंक थोड़ी देर में बना दी जाएगी, उसकी YouTube लिंक को बार बार आप देखें। अगर आपके पास ट्यूबमेट या कोई ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप इस YouTube लिंक को डाउनलोड भी कर ले सकते हैं तो उसको भी बार बार आप देख सकते हैं, बार बार आपका डाटा खर्च नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज हमने कार्यालयीन कार्यविधि के अंतर्गत केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर के दोनों के कार्यालय किस प्रकार बनाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से कर्मचारी कार्य किए देते हैं, किस प्रकार से नीति निर्धारण और प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, इसका हमने संक्षेप में विवेचन किया हुआ है। कल मिलते हैं बराबर 10:50 पर। हर कोई बराबर 10:50 पर इस मीटिंग में शामिल होगा गूगल मीट में, ऐसी आशा हम करते हैं। और बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि तीसरे सत्र में आपने साथ नहीं दिया इसलिए आप पीछे रह गए। अगर तीसरे सत्र में सही ढंग से साथ दिया होता तो ये आज की बातें आपको कठिन न लगती। इसलिए इस सत्र में आप दिल लगा करके, दिमाग लगा करके अगर आप पढ़ेंगे तो कोई कठिन बात नहीं होगी।
ये कार्यालयीन लेखन बहुत आसान चीज़ है। इसको लेकर के मतलब ये जो प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और प्रतिवेदन लेखन है, उसके समाप्ति के पश्चात हम आपके कॉमर्स के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम पंजी लेखन की भी शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको फिर से कहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो जाइए और अपने ज्ञान की वृद्धि में आप स्वयं योगदान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय